गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक है मृदा का, बुक है अपनी भारत का भूगोल। देखो, मृदा टॉपिक है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया था? जलवायु है, वनस्पति है, भारत के भौतिक विभाग हैं, इन सब का अध्ययन है अपन ने विस्तृत रूप से कर लिया था। जलवायु का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें अपनी भारत के अंदर ऋतुएं हैं, शीतकालीन है, ग्रीष्मकालीन है, वर्षा है, शरद ऋतु है, ये अपन ने सारा पढ़ लिया था। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे आता है, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून कैसे आता है, इसकी जो क्रियाविधि है वर्षा की वो देख ली थी। वर्षा का जो वितरण है प्रदेशों के अनुसार उनका विस्तार से वर्णन देख लिया था। कोपेन का अध्ययन अपन ने कर लिया था। तो ये सारी चीजों का अध्ययन अपन ने पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। आज अपना नया टॉपिक है भारत की मृदा या भारत की मिट्टी। देखो, मृदा के बारे में तो अक्सर आप लोग जानते ही होंगे कि मृदा क्या है। धरातल के ऊपर जो मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी को एक परत के रूप में, पूरी संपूर्ण पृथ्वी को एक परत के रूप में, ओढ़े हुए रूप में जो दिखाई देती है। संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो हल्की कह सकते हैं, पृथ्वी की तुलना में अगर देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी को क्या है, मृदा है वो एक परत के रूप में क्या है, ओढ़ रखा है। किसको? संपूर्ण पृथ्वी को। कि पृथ्वी के ऊपर जो परत पाई जाती है, सबसे ऊपरी परत पृथ्वी के ऊपर जो अपन को हल्की जो दिखाई दे रही है भुरभुरी रूप में, कहीं पे पथरीली है, कहीं पे लाल है, कहीं पे आपकी लाल पीली है, कहीं पे काली है, कहीं पे लेटेराइट है, कहीं पे बलुई मिट्टी है। इस तरीके से अनेक रूपों में मृदा का जो रूप अपन को दिखाई देता है वो ही क्या है, आपकी मृदा कहलाती है। तो देखो, मृदा के रूप में अगर देखते हैं तो मृदा का जो ऊपरी स्तर है जो उसके अंदर की मृदा का जो निर्माण है, सबसे पहले देखा जाए तो मृदा का निर्माण है वो होता कैसे है, किस तरीके से मृदा है वो बनती है। तो मृदा को बनने में ऐसे नहीं है कि 1 साल में बन गई, 4 साल में बन गई, करोड़ों समय लगे हैं मृदा को बनने में भी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मृदा का क्या है, निर्माण हुआ है। मृदा है जैसे अपर्दित हो जाती है तो वहां पे किसी स्थान से अगर अपर्दित हो गई, चाहे वो जल के द्वारा, चाहे हवा के द्वारा, लहरों के द्वारा, किसी भी वे में क्या है, मृदा अपने उस स्थान से, पहले वाले स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर बह के चली गई हो, तो वो क्या है, वहां पे अपने जो खनिज लवण है उस स्थान के, वो क्या है, उसके साथ ही चले जाते हैं और फिर उस मृदा को वहां पे बनने में काफी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से मृदा का जो निर्माण है, मृदा है किसे कहते हैं, क्या होती है मृदा, मृदा किस लिए आवश्यक है, मृदा के ऊपर किस किस कारकों का प्रभाव पड़ता है, किन किन कारणों से मृदा का निर्माण हुआ है, मृदा के अंदर ऐसे कौन से कण हैं जो मृदा को अलग अलग रूपों में बांटते हैं, तो मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक काम में आते हैं, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन मृदा का अर्थ देख लेते हैं कि मृदा का जो अर्थ है, मृदा है वो किससे मिलकर बनी है। तो मृदा है वो क्या है, आपके मृदा के लिए कहा गया है, मृदा शब्द की उत्पत्ति, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। सोलम जो शब्द है मृदा का वो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इस सोलम का अर्थ क्या होता है, सोलम, सोलम का अर्थ फर्श। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई
कि मृदा के निर्माण की, अगर मृदा का अर्थ अगर अपन देखते हैं तो मृदा के अर्थ में क्या है, लैटिन भाषा के शब्द से ये क्या है, बनी है। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द, सोलम शब्द, सोलम शब्द का अर्थ क्या है, फर्श से लिया जाता है। देखो जैसे अपन घर बनाते हैं तो घर में अपन कभी कभी ये होता है कि घर के अंदर कौन सा फर्श लगाया जाए, कोटा स्टोन लगाया जाए, फर्श के अंदर क्या है, टाइल्स लगाया जाए। तो वो क्या है, अपना घर के अंदर रूम में या पूरा जो घर बनता है उसके ऊपर जो फर्श लगाया जाता है वो उसको एक नाम दे दिया जाता है कि कौन सा है, टाइल्स है, कोटा स्टोन है, मार्बल है, संगमरमर है। ये सारी चीजें क्या है, एक फर्श के रूप में काम करती हैं। तो इसी तरीके से मृदा का जो अर्थ निकाला गया है, मृदा है वो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि आज का ही टॉपिक है। अपन ने जैसे ही मतलब समझदार हो गए हैं तब से अपनी क्लास में क्या है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th में क्या है, मृदा का अर्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से साधारण रूप में मृदा लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया शब्द है जो क्या है, सोलम से बना है। और सोलम का अर्थ होता है फर्श, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो बिछी हुई परत है वो क्या है, आपकी मृदा है। उसे अपन क्या कहते हैं, फर्श का नाम दिया जाता है। उसके बाद में पढ़ते हैं कि मृदा है, मृदा के लिए साधारण रूप में मृदा की जो परिभाषा देखते हैं उसके लिए कहा जाता है कि मृदा शब्द का अर्थ तो क्या हो गया, आपका फर्श हो गया। लेकिन बैकमैन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या है, मृदा की परिभाषा है वो क्या है, दी है। उनके अनुसार मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विलगन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है। यह पृथ्वी को एक पतली आवरण के रूप में ढकी रहती है और जल वायु की उपयुक्त मात्रा के मिश्रण से पौधों को यांत्रिक विलंबन और आंशिक आजीविका प्रदान करती है। देखो इन्होंने क्या कहा है, पृथ्वी के ऊपर यह क्या एक परत के रूप में मिलती है, क्या परत के रूप में मिलती है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, यह है कार्बनिक व जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनी है, जो क्या अपक्षय व अपरदन की क्रिया के द्वारा वायु या जल दोनों से अपक्षयित होती है। देखो इन्होंने क्या कहा है मृदा के लिए, और ये क्या है, इन्होंने क्या कहा है पौधों के लिए, क्या है पौधों के लिए आजीविका के रूप में काम करती है। देखो सिर्फ क्या है पौधों के लिए ही नहीं, मृदा क्या है मनुष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी कृषि कार्य अगर किया जाता है, अगर अपन कोई भी अपना निवास स्थान भी बनाते हैं, कि देखो एक तो आपका क्या है संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपके 4 मंडल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है जलमंडल,
वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। देखो, संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपके क्या है, 4 मंडलों का विस्तार है। 4 मंडलों को अपन अध्ययन करते हैं तो आपकी संपूर्ण पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी के रूप में आपका क्या है, इसी के अंदर यानी कि जल के अंदर तो क्या आ जाते हैं आपके जितने भी क्या है, महासागर, महासागर, सागर, तालाब, कुएं, झील, नदियां, नलकूप, सारे क्या है आपके जितने भी जल के स्रोत है वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके जल मंडल के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, जितनी भी प्रकार की गैसें हैं, जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वो क्या है आपकी वायुमंडल। यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ आपका जो पृथ्वी है, जो इन्वायरमेंट है आपका, वो किससे घिरा हुआ है, वायुमंडल से घिरा हुआ है। देखा जाए तो अपन को क्या है, हवा है, वायु है, अपन को दिखाई नहीं देती है, सिर्फ अपन क्या है महसूस कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ी सी हवा है वो चलती है तो अपन को महसूस हो जाता है कि कौन सी दिशा से किस दिशा की ओर हवा है वो आ रही है, बढ़ रही है। जैसे अपन जिस रूम में अपन पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी आपकी एयर है, वायु है, वो विद्यमान है। अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो ये क्या है आपकी वायुमंडल। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को जो चारों तरफ घिरी हुई है, जिसके लिए अपन ये नहीं कह सकते कि किसी भी क्षेत्र के अंदर वायु है वो अनुपस्थित पाई जाती है। हर क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, वायु है वो विद्यमान होती है। वो चाहे एक छोटी सी चीज से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं के निर्माण अगर करते हैं तो चारों तरफ वायु के कण हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, जितनी भी प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपकी नाइट्रोजन, हीलियम, आपकी जितनी भी सक्रिय मीथेन है, आपकी जितनी भी कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितनी भी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं वो आपकी किसमें पाई जाती हैं, वायुमंडल के अंदर। बात करते हैं स्थल मंडल की। अब आता है अपना टॉपिक स्थल मंडल का। स्थल मंडल की अगर बात करते हैं तो स्थल मंडल पे क्या है, आपकी अनेक प्रकार के क्या है उच्चावच हैं वो अपन को दिखाई देते हैं। उच्चावच जैसे उच्चावच क्या होते हैं, जितने भी उच्चावचों को क्या है 2-3 हिस्सों में रखा गया है। प्राथमिक, देखो ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ही समझा देती हूँ। स्थल मंडल के ऊपर क्या है, आपके उच्चावच है वो देखने को मिलते हैं। प्रथम श्रेणी के सबसे ऊंचे जो उच्चावच है वो आपके पर्वत है, पठार है, आपके छोटी छोटी जो श्रेणियां हैं वो आपके क्या है स्थल मंडल के ऊपर ही देखने को मिलती हैं। उसके बाद में आपका आता है स्थल मंडल के ऊपर ही क्या है, आपका जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं वो सारे स्थल मंडल के ऊपर आते हैं। स्थल मंडल का जो भाग है, जो स्थल यानी कि जिस धरातल के ऊपर अपन रहते हैं वहां पे आपकी क्या है, वहां से लेकर पर्वतों की जो चोटियां हैं, ठीक है, उसके अंदर आपकी क्या है स्थल मंडल का विस्तार है वो पाया जाता है। स्थल मंडल के ऊपर ही क्या है, आपका मृदा का निर्माण होता है, चट्टानें पाई जाती हैं और इन चट्टानों के चूर्ण से जब चट्टानें टूटती हैं और टूटने के कारण, जैसे ये कोई चट्टानी भाग था, इसके ऊपर जल या हवा, इन दोनों का प्रभाव पड़ा। जैसे वर्षा का पानी गिरा, ठीक है, जब दिन के समय ये चट्टानें क्या रहती हैं, गर्म रहती हैं
और गर्म रहने के कारण क्या हो जाती है, ये अचानक इनके ऊपर पानी गिर जाता है तो इनके चट्टानों के ऊपर क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे दरार आना शुरू कर देती है। ऐसे नहीं है एकदम से पानी गिरा और टूट गई, ऐसे नहीं है, मतलब ये जो क्रिया है लगातार चलती रहती है, क्योंकि दिन के समय तो क्या होता है, आपका तापमान अधिक होने के कारण वो चट्टानें क्या हो जाती है, गर्म होने के कारण उसका जो फैलाव है वो होने लग जाता है, मतलब फैलने लग जाती है, गर्म हो जाती है। और जैसे ही गर्म चट्टानों के ऊपर आपकी पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो उनके अंदर वो क्या हो जाती है, तिड़क जाती है। जैसे कांच होता है, कांच के अंदर दरार आ जाती है आपकी, उसी तरीके से आपकी जो चट्टानों के रूप में मैंने बताया आपको कि चट्टान क्या होती है, तिड़क जाती है। ये तो क्या है आपका भौतिक क्रिया, यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण क्या हो जाती हैं, चट्टानें हैं वो धीरे धीरे गर्म होती हैं। गर्म होके क्या होती हैं, जैसे कि वो क्या है, रात्रि के समय आती है तो रात्रि क्या होती है, ठंडी होती है। तो ये क्या है, गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया है वो हमेशा लगातार चलती रहती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब ये चट्टानें क्या हो जाती है, टूट जाती है। दिन के समय में फैलती है, रात में क्या होती है, सिकुड़ती है। तो लगातार ये क्रिया होने के कारण क्या हो जाती है, एक दिन टूट जाती है। और टूटती है तो उस समय क्या होगा, ये चट्टानें जब टूटती है तो टूट कर क्या होती है, अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाती है, बिखर जाती है। और साथ में जब बिखरती है तो ये क्या है, एक मतलब ऐसे बिखरती है तो बिखरने के कारण क्या हो जाता है, चारों तरफ चूर्ण भी होता है। इसलिए मृदा के लिए कहा जाता है, मृदा का निर्माण, मृदा के लिए कहा जाता है, मृदा का निर्माण मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से जो चूर्ण प्राप्त होता है वह पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने की क्रिया के कारण मृदा का निर्माण होता है। समझे इस चीज को? अभी मैंने बताया कि चट्टानें टूटती हैं, टूटने के कारण उनके बीच में क्या बचता है, चूर्ण मिलता है। जैसे मान लो, नॉर्मली एक उदाहरण देती हूँ, जैसे छोटे छोटे अगर अपन दो पत्थर लेते हैं, उनको ऐसे रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण जो चूर्ण बनता है, जो बारीक बारीक चूर्ण बनता है, वो क्या है, नीचे गिरता रहता है। ऐसे ही नदियां जब बहती हैं, जैसे मान लो यहाँ से बरसात हुई, ठीक है, ये चट्टान है वो टूट गई, भौतिक क्रिया के कारण टूटी, या आपकी गर्म चट्टान थी तब उस पे पानी गिरा, तिड़क गई, तो ये क्या हो गई, बिखर गई टूटकर, ठीक है। तो क्या हो जाती है, ये क्या है, जल के द्वारा। देखो, कोई भी नदी जब आएगी तो नदी का तेज बहाव होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये जो कंकर पत्थर, मतलब जो चट्टान टूटकर अलग अलग टुकड़ों में बिखर गई, तो यहाँ से क्या हुआ, तेज बहाव के कारण जो कंकर पत्थर होते हैं वो पानी के साथ बहकर क्या होते चले जाते हैं, इस तरीके से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। और उनके साथ में क्या होती है, आपकी मृदा, जो चट्टान के चूर्ण होते हैं, चट्टान का जो पदार्थ पाया जाता है, बारीक चूर्ण जो होता है वो भी होता है। साथ में क्या होते हैं, कंकर पत्थर होते हैं। तो पानी जब बहेगा तो जो पत्थर होते हैं वो वापस में क्या होते हैं, रगड़ खाकर चलते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई कई पत्थर इतने गोल गोल सुंदर सुंदर होते हैं, देखे होंगे आपने।
तो वो क्या होते हैं, पानी के बहाव के साथ में धीरे धीरे क्या होते हैं, वो एक बड़े बड़े टुकड़ों में से चल कर आते हैं। मतलब जो नदियां होती हैं वो काफी लंबा जो समुद्र में आकर गिरती हैं, तो इनका जो प्रवाह होता है, जहां से नदियां निकलती है पहाड़ी क्षेत्रों से निकल कर आती हैं, और साथ में क्या है अनेक प्रकार की जो पदार्थ होते हैं, मलबा होता है उसके अंदर होता है, और क्या है उनका प्रवाह है, तेज प्रवाह, पानी का बहाव अगर ज्यादा होगा तो बड़े बड़े टुकड़ों को भी क्या है अपने साथ बहाकर ले जाती है, और लास्ट में जब समुद्र में जाकर गिरती है तब तक वो क्या है अनेक ऐसे पत्थर होते हैं जो घिसकर, मतलब बारीक अगर छोटे होंगे तो लास्ट में वो पानी में गिरने से पहले वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे उनमें रगड़न खाकर वो चलते रहते हैं। तो बहुत बारीक बारीक इस तरीके से छोटे छोटे पत्थर अपन को गोल गोल पत्थर है अलग अलग शेप के अंदर मिलते हैं। तो ये क्या है, किसके कारण हो रहा है, पानी जब बहता है नदी के बहाव के कारण। तो इस कारण क्या है मृदा का निर्माण होता है। दूसरा क्या है आपकी हवा के द्वारा। हवा के कारण भी क्या है आपकी जो मृदा है वो उड़कर क्या हो जाती है, दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये जो आपका क्या हो रहा है, टूटकर जब ये चट्टानें गिरी तो वो क्या कहलाया, अपरदन। अपरदन यानी कि कोई भी चट्टानी भाग टूटकर अपने ही स्थान पर गिर जाता है, वो क्या कहलाता है, अपरदन की क्रिया कहलाती है। यानी जब कोई भी चट्टानी भाग टूटकर नीचे गिर जाता है तो वह क्रिया अपरदन कहलाती है। ठीक है, टूटकर गिर गई और फिर वो क्या हुई, एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली गई, तो वो क्रिया क्या कहलाई, अपक्षय। अब अपक्षय की क्रिया क्या हुई, यानी कि जो चट्टान टूटकर दूसरे स्थान पर बहकर चली गई, ठीक है, यहाँ पे ही वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली गई, वो क्या हो गया आपका, अपक्षय हो गया। यानी कि भौतिक क्रियाओं के कारण क्या हुआ, जो चट्टान टूटी थी, टूटकर अपने स्थान पर पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी, वो क्या है बहकर, चाहे वो जल के द्वारा गई हो चाहे हवा के द्वारा गई हो, तो वो क्या है आपकी अपक्षय की क्रिया कहलाती है। अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है भौतिक क्रियाओं के द्वारा, वो क्या है आपका अपक्षय कहलाता है। तो इस तरीके से क्या है आपका मृदा का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा कि मृदा का निर्माण है वो आखिरकार होता क्या है। दूसरा क्या है, ये तो क्या हो गया आपका चट्टानों के टूटने से चूर्ण जो मिला। दूसरा पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा, पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ गल जाती हैं तो उसके कारण ह्यूमस की मात्रा है वो बढ़ जाती है मृदा के कारण, तो वो जो मृदा होती है वो आपकी क्या हो जाती है, उपजाऊ कहलाती है। तो इस तरीके से क्या मृदा का निर्माण होता है। देखो ये तो हो गया मृदा का अर्थ और मृदा का निर्माण। और मृदा में क्या है, मृदा की परिच्छेदिका मिलती है, मतलब परिच्छेदिका में क्या होता है, 3 सह-स्तर पाए जाते हैं और उन्हीं सह-स्तरों के आधार पे क्या है मृदा के अंदर खनिज लवणों की मात्रा है वो पाई जाती है। जैसे ए सह-स्तर पे आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं सड़ गल जाती हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो नीचे गहराई में जाती हैं, वो आपका बी सह-स्तर होता है, फिर उसके नीचे आपका सी सह-स्तर होता है। इस तरीके से आपकी क्या है परिच्छेदिका का निर्माण है वो पाया जाता है मृदा के अंदर। आगे देखते हैं कि मृदा क्या है, एक जटिल क्रिया मानी जाती है, निरंतर क्या होती रहती है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके अंदर आपकी जो मृदा के लिए कहा जाता है कि मृदा का जब निर्माण होता है तो पैतृक शैलें, जो मैंने अभी बताया है आपको कि शैलें या चट्टान, ठीक है, शैल या चट्टान। दूसरा है शैल चट्टान, मैंने अभी कहा शैल और चट्टान एक ही होता है। दूसरा है जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल, सूक्ष्म पदार्थ,
ये सारे मिलकर क्या है, अनेक कारक मिलकर मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। यानी कि देखो, चट्टान आपका, दूसरा जलवायु, जलवायु में क्या, तापमान व वर्षा, तापमान और वर्षा जलवायु हो गया। जलवायु में तापमान और वर्षा है वो कैसे प्रभावित करते हैं कि किसी क्षेत्र के अंदर तापमान अधिक रहता है और वहां पे वर्षा कम होती है, तो उस क्षेत्र के अंदर वाष्पीकरण की मात्रा है वो अधिक होती है, तो आपकी वहां पे क्या हो जाती है, कैल्सीकरण की क्रिया है या लवणीय क्रिया, क्षारीय क्रिया है वो अधिक बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, आपकी वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव। भूमिगत जल, सूक्ष्म जीव और वनस्पति, ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं, या इसे कह सकते हैं मृदा का निर्माण, या इसे कह सकते हैं कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया चट्टान या आपका सेल, सेल के टूटने से क्या बनती है, आपकी चूर्ण बनता है, और वो चूर्ण क्या हो जाता है, धीरे धीरे आपका मृदा का रूप ले लेता है। जलवायु, जहां पे क्या होगा, तापमान अधिक पाया जाएगा और आपकी वर्षा है वो कम होगी, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, लवणीय, व क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि लगातार किसी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, आपकी शुष्क जलवायु, शुष्क जो आपका तापमान है वो क्या होगा, अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, तो वहां पे क्या है, उस क्षेत्र के अंदर तापमान भी अधिक है, दूसरा वहां पे वर्षा भी नहीं हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, वनस्पति नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी तो मृदा है वो कैसे, मृदा का जो उर्वरकपन है, मृदा के अंदर जो खाद पाई जाती है, जो ह्यूमन्स की मात्रा है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किसके कारण, तापमान की अधिकता और वर्षा की कमी के कारण वनस्पति नहीं उग पाती है। जब वनस्पति नहीं होगी तो उस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे मृदा के अंदर जो पाए जाते हैं खनिज पदार्थों की मात्रा, जो आपके उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां जो सड़ गलती रहती हैं, वनस्पति के जो ऋतुएं आती हैं, बसंत ऋतु में पेड़ पौधे अपनी सारी पत्तियां हैं वो गिरा देते हैं, लेकिन वहां पे अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, उस क्षेत्र की जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी, लवणीय या क्षारीय मृदा है वो बन जाएगी, और उसके अंदर आपकी कौन सी क्रिया है वो ज्यादा होगी, कैल्सीकरण की क्रिया, कैल्सीकरण की क्रिया। धीरे धीरे मतलब इसके अंदर लवण की मात्रा है, कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरीके से भूमिगत जल, भूमिगत जल है वो मृदा को किस तरीके से प्रभावित करेगा, जिस क्षेत्र के अंदर नमी होती है, आर्द्रता होगी, वहां पे क्या होगा आपका, आर्द्रता, वहां पे भूमिगत, जहां पे भूमिगत जल, आर्द्रता है, नमी है वातावरण में बनी रहती है, तो वहां पे क्या होगा, आपके पेड़ पौधे अधिक होंगे, वहां पे पेड़ पौधे अधिक होंगे तो उस क्षेत्र के अंदर जो जलवायु पाई जाएगी उसमें नमी होने के साथ साथ जो आपके मृदा है उसके अंदर जो खनिज लवण होते हैं वो क्या है, उड़कर नहीं जा पाते, यानी कि दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते, हवा के प्रवाह के कारण, यानी कि जब अगर मृदा के अंदर नमी होती है, जब वो क्या होगी, संगठित रहेगी, जब वो गीली रहती है तो वो उड़कर नहीं जा पाती। और उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं नदी के बहाव की, तो वहां पे आर्द्रता है तो पेड़ पौधे भी अधिक होंगे, जब पेड़ पौधे अधिक होंगे तो उस आसपास के क्षेत्र को क्या है, जो मृदा है उस आसपास की मृदा को, तो वो उनकी जड़ों को क्या है, रोक कर रखते हैं। तो इस तरीके से
भूमिगत जल है वो भी किसको प्रभावित करता है, चट्टान मृदा को प्रभावित करता है। सूक्ष्म जीव जितने, जैसे मान लो आपके जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या हो जाते हैं, सड़ते गलते रहते हैं। जैसे मान लो आपके कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु क्या होते रहते हैं, मृत अवस्था में। जब वो मर जाते हैं तो उनको क्या है, पृथ्वी के मृदा के अंदर गाड़ दिया जाता है, या अपने आप वो क्या है मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मृदा के अंदर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों की वजह से भी क्या है, मिट्टी की जो उर्वरकतापन है वो क्या है, बढ़ती है। लास्ट आता है आपका वनस्पति। तो वनस्पति का अभी मैंने आपको बताया है कि जो ह्यूमस की मात्रा होती है, ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो क्या है, वनस्पति के कारण ही मृदा के अंदर बढ़ पाती है। जिस क्षेत्र के अंदर जितनी वनस्पति होगी, जितना पेड़ पौधे होंगे, तो वहां की जो वनस्पति होगी उसके अंदर जो वहां के क्षेत्र की मृदा को क्या होगी, उपजाऊपन का जो उपजाऊपन है वो क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये कारक है मृदा को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं आगे मृदा के लिए। तो मृदा है उसके निर्माण के लिए, जैसे जलवायु मिट्टी के निर्माण में रासायनिक और सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को निर्धारित करती है। वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करती है। देखो, जैसे जलवायु मिट्टी के निर्माण में सहायक रासायनिक और सूक्ष्म जीव और जैविक क्रियाओं के द्वारा किसका निर्माण करती है, आपकी वनस्पति का निर्माण करती है, वैसे ही वनस्पति है वो किसका निर्माण करती है, ह्यूमस। जैसे देखो, बहुत सीधी सी बात है कि वनस्पति अगर जिस क्षेत्र में ज्यादा होगी तो वहां पे ह्यूमस की मात्रा है, ह्यूमस आपका अधिक होगा। उर्वरकतापन है, उर्वरकता आपकी क्या होगी, अधिक पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो ही क्या है, उर्वरकता को बढ़ाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में वनस्पति अधिक होगी वहां पे उर्वरकतापन है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं मृदा के साथ में आपका जो मृदा के संगठन में अनेक प्रकार के पदार्थ हैं वो काम में आते हैं। जैसे आपका ह्यूमस है जिसे कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। दूसरा है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ कितने प्रतिशत होता है, मृदा के अंदर मृदा जीव है उसका संगठन कितना होता है, मृदा जल है, मृदा वायु है, ये सारे क्या है आपके संगठन, मृदा के संगठन का निर्माण करते हैं। तो बात करते हैं मृदा के संगठन में कौन से पदार्थ काम में आते हैं। ये तो क्या थे आपके मृदा के अंदर प्रभावित करने वाले आपके कारक। अब बात करते हैं मृदा के संगठन में, मृदा के संगठन में पदार्थों का निर्माण। सबसे पहला ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ। दूसरा है जल मृदा। तीसरा है वायु मृदा। चौथा है आपका कार्बनिक, इसके अंदर क्या है आपका 10% खनिज पदार्थ।
ये है 10% हिस्सा, ये है आपका 25% हिस्सा और ये भी 25, ठीक है। और खनिज पदार्थ है वो आपका कितना प्रतिशत है, लगभग 40 से 45%। इस प्रकार आपका मृदा के अंदर जब मृदा का संगठन है, या संगठन में क्या है, अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, वो क्या है, भाग लेते हैं, मतलब इन सब से मिलकर क्या है, मृदा है वो बनती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आपके ह्यूमंस की, तो कार्बनिक पदार्थ यानी कि इसके अंदर जो मृत जो पदार्थ, मृत जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, उसकी मात्रा कितनी है, 10% पाई जाती है। उसके बाद में क्या है, आपका जल है वो लगभग जल मृदा, यानी कि मृदा में जल की मात्रा लगभग 25%, वायु की मात्रा है वो आपकी 25%, और खनिज पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, मृदा के अंदर 40 से 45% है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मृदा का संगठन है वो आपके इन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं मृदा के अंदर, तो मृदा के अंदर क्या है, अनेक प्रकार के छोटे छोटे कण हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कण की अगर बात करते हैं, मृदा के अंदर खनिज अंश और जो अनेक प्रकार के कण के रूप में पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि आकार एवं व्यास के आधार पर मृदा के कण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आकार एवं व्यास, मृदा के जो कण हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मृदा के कण, मृदा के कण व व्यास के आधार पर मृदा क्या होता है, मृदा के कण हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपकी बजरी, बारीक बजरी, सबसे पहली बजरी, दूसरा बारीक बजरी, तीसरा है आपका बारीक बालू, मोटी बालू, बारीक बालू, मोटी बालू, बारीक बालू, और पांचवी है आपकी गाद और चिकनी मिट्टी। गाद, छठी चिकनी मिट्टी। इसमें क्या है, कण के आधार पे मृदा का जो वर्गीकरण है वो समझ सकते हैं कि सबसे देखा जाए तो मिट्टी के अंदर जो मृदा के जो कण होते हैं वो बजरी के अंदर क्या है, 5.0 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण पाए जाते हैं। 5.00 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण पाए जाते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या है आपका 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर से 5.000 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण पाए जाते हैं। मोटी बालू के अंदर आपका जो कण है वो आपका 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर
तक कण पाए जाते हैं। अगला है आपका इसके अंदर बारीक बालू। बारीक बालू के अंदर क्या है आपका 0.020 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक के कण पाए जाते हैं। किसके अंदर? बारीक बालू के अंदर। बारीक बालू के अंदर क्या है आपका 0.020 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर के कण पाए जाते हैं। गाद के अंदर 0.002 से 0.020 तक कण पाए जाते। और लास्ट है आपका चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में 0.002 मिलीमीटर से कम 0.02 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है मृदा के कणों का क्या है विभाजन पाया जाता है। क्या है कण व व्यास के आधार पे मृदा सबसे मोटी होती है आपकी बजरी, फिर बारीक बजरी, मोटी बालू, बारीक बालू, गाद जो आपके समुद्री भाग के अंदर पाई जाती है वो आपकी गाद है, चिकनी मिट्टी, ये लास्ट आती है आपकी चिकनी मिट्टी। तो इस तरीके से क्या है मृदा का विभाजन है वो पाया जाता है। अगला है आपका इनका जो वितरण करने के बाद में आपकी मृदा है वो क्या है जो एक होती है आपकी अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। ये क्या है पीएच के आधार पर। पीएच के आधार पे क्या है आपकी अम्लीय मृदा, उदासीन मृदा और क्षारीय मृदा। उदासीन मृदा है जो सबसे अधिक क्या है उत्तम जो अच्छी मृदा है वो मानी जाती है कि इसके अंदर क्या है पीएच मान क्या होता है 7.0, यानी कि जो 7.0 से क्या है नीचे होती है वो आपकी है अम्लीय मृदा। जैसे 7.0 है तो यहाँ पे आपकी 6, यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 और ऊपर की साइड में आपकी जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से अगर ऊपर की साइड में आपकी जो मृदा पाई जाती है जिसमें पीएच मान क्या होगा 7 से ऊपर होगा वो आपकी क्षारीय मृदा कहलाती है। जिसमें पीएच आपका 7 से नीचा पाया जाता है वो अम्लीय मृदा कहलाती है। तो इस तरीके से मृदा का विभाजन है वो आपकी उदासीनता, अम्लीय और क्षारीय मृदा के आधार पे भी क्या है मृदा का जो मृदा की अभिक्रिया है वो क्या है आपकी क्षारीय और अम्लीय दो प्रकार से निर्भर करती है कि मृदा के अंदर दो प्रकार की अभिक्रिया है वो मानी जाती है, आपकी अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। तो इस तरीके से अम्लीय मृदा के अंदर क्या है आपके हाइड्रोजन आयनों की मात्रा है वो अधिक होती है जिसे अपन अम्लीय मृदा कहते हैं। तो इस तरीके से मृदा का क्या है विभाजन है वो पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही और कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।